महिलाओं के पक्ष में जैसे सुनिए, छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन इत्यादि जितने कानून, योजनाएं, अभियान आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। मतलब कानून, मीडिया और सरकार के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ महिला को ही अबला और सिर्फ पुरुष को ही दोषी समझा जाता है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता का गठन करे। ऐसा समान नागरिक संहिता जिसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि लिंग के आधार पर इतना बड़ा भेदभाव है, उस लिंग के भेदभाव को हम समाप्त करने के लिए लिंग भेदी कानून को मिटा करके एक बराबर कानून बनाने के लिए, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए एक बराबर कानून हो। यदि महिला दहेज का केस करती है पुरुष के ऊपर, तो पुरुष के पास भी कोई ऐसा अधिकार हो कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक पीड़ा जो पत्नी पति को देती है, तो उसको भी बराबर के कानून सजा का प्रावधान हो। और जैसे लड़की कोई रेप का केस करती है लड़के के ऊपर, 4 दिन, 10 दिन, साल भर, 2 साल लड़की रिलेशन में रहती है, अपना काम मर्जी पूरा होने के बाद या इलीगल रिलेशन बनाने के बाद फिर वो उसी लड़के के ऊपर रेप का केस करती है। तो वो लड़की के पास अधिकार है कि लड़के के ऊपर रेप का केस कर सकती है, मगर उस लड़के के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि उस लड़की के ऊपर भी कोई तरीके का केस कर सके। पुरुष की कहीं सुनवाई ही नहीं होती है तो वो थक हार करके आखिरी में सुसाइड कर लेता है, और इस प्रकार से महिलाओं की आत्महत्या की दर से 5.5 गुना ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में लिखा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान कानून स्त्री पुरुष के लिए और समान कानूनों के द्वारा स्त्री पुरुषों का संरक्षण। लेकिन यथार्थ में यह आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बेटा जब अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के थाने पर पहुंचता है कि मेरी पत्नी इसे खाना नहीं देती है, दवाई नहीं देती है, मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है, तो थाने वाले उसे धक्के दे करके निकाल देते हैं कि इस बुढ़िया को लेकर के चला जा, तेरी पत्नी आ गई तो पूरे खानदान को बंद कर देंगे। अब वो वहां से जाता है, कोर्ट में पहुंचता है तो वहां भी उसको न्याय नहीं मिलता है। महिलाओं के लिए महिला आयोग है, महिला थाना है, सखी सेंटर है, NCW है, सब कुछ है, और महिलाओं के लिए 1.5 डजन से ज्यादा। मैं ये बोलना चाहूँगी, आज गांधी जयंती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे जो कानून बनाने वाले थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा सहयोग दिया, उस टाइम पे हम स्लेव्स थे अंग्रेज़ों के। आज के टाइम पे हम अपने ही कानूनों के स्लेव्स बने हुए हैं, और ये उन लोगों के लिए एक कवायद है, उन लोगों के लिए जस्टिस के लिए एक एजिटेशन है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप मेरे से 2 फुट दूर खड़े हैं, लेकिन आज अगर मैं चाहूँ तो पास में जाके पुलिस स्टेशन में ये बोल दूंगी कि इस बंदे ने मेरे को मोलेस्ट किया था, और उनके पास और कोई भी और ऑप्शन नहीं है बट टू रजिस्टर एन FIR, क्योंकि उनके पास एक औरत आई है कंप्लेंट करवाने के लिए। हमारे कानून खासकर जो महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए हैं, वो इतने ज़्यादा वन साइडेड हो गए हैं, इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो गए हैं कि चाहे दुनिया भर के प्रूफ ना हो एक आदमी के पास, लेकिन सुनवाई जो है महिलाओं की होती है। तो हम लोग यहाँ पे आज धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुरुषों को आज़ादी दिलवाने के लिए, जो एक तरफा कानून है इंडिया में, जहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो है गिल्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। अनऑफिशियल डाटा है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग प्रताड़ित हैं इस महिलावादी कानून के कारण, और लगभग प्रति साल जो हर साल लगभग करीब 1.25 लाख 1,20,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जब इतने तादाद में लोग मरेंगे तो उसके लिए फिर आवाज़ उठाना जायज़ हो जाता है। तो इसीलिए ये आज हमने प्रदर्शन किया, जिसमें हम मांग करें कि पुरुष आयोग का गठन हो और जो भी एक कानून है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। ये 2 अक्टूबर का दिन ही क्यों डिसाइड किया? सर, ये इस दिन एक हमारे जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने एक अहिंसा का रास्ता लेके एक आज़ादी दिलाई थी हमें, तो हमें उम्मीद है कि शायद इस दिन हम भी अगर करेंगे तो शायद सरकार भी हमारी आज न कल बात सुनेगी और कुछ न कुछ बदलाव होगा। आपको लगता नहीं पुरुष तो ऑलरेडी अहिंसा के मार्ग पर चल ही रहा है? जी, पुरुष तो ऑलरेडी अहिंसा के मार्ग पर ही चल रहा है सर, लेकिन कब तक चलेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब पुरुष अपनी जान दे रहा है तो हो सकता है कल को अब दूसरों की जान लेने भी पड़े, और अगर ये कानून में बदलाव नहीं हुआ तो इससे समाज का जो ढांचा है, जो समाज में सामंजस्य है, वो जरूर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। क्या बदलाव इनिशियल लेवल पर, अगर हम 3 बदलाव समझें, 3 बदलाव क्या क्या जरूरी? हम चाहते हैं कि एक नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बने पुरुष आयोग की तर्ज पे, जहां लोग अपनी शिकायत लेके आएँ, जहां सरकार उनकी बात सुने और उनकी एक मदद हो, और जो भी ये कानून है डोमेस्टिक वायलेंस के, डॉरी के, रेप के, इनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। क्या कहना चाहें? आपका प्रोग्राम जो देश के लगभग सभी राज्यों से आना?
सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गलत किसी के साथ भी हो रहा हो उसकी आवाज़ उठनी चाहिए, सिर्फ उसे जेंडर के बेसिस के ऊपर कि वो महिला है उसकी आवाज़ सुनी जाए और एक पुरुष है उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाए क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आवाज़ सबकी उठनी चाहिए, जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। थैंक यू सर। भारत के संविधान में 15(3) जो धारा है वो हटा दी जानी चाहिए। उससे क्या होगा? उसमें ये सारे जेंडर स्पेसिफिक लॉज बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि 15(3) कहता है द स्टेट कैन मेक स्पेशल लॉ फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। ये नॉनसेंस हटा देनी चाहिए। आज मैं बताता हूँ 498 है क्रुएल्टी टू मैरिड वुमन। क्या मैरिड वुमन मैरिड मैन को क्रुएल्टी नहीं करती? ऐसा कोई रैशनल ही नहीं है कि आप महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बनाओ। ये मूर्खता का कंसेप्ट है और ये समाज को आगे बढ़ना है तो वुमेन को स्पेशल लॉ का कंसेप्ट हमें बंगाल की खाड़ी में या अरबी समुद्र में फेंक देना चाहिए। सीधे साधे आदमियों के साथ लेडीज़ किस तरीके से मेंटल इमोशनल हरासमेंट कर रही हैं। सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस ये सब नहीं होता, ये जो मेंटल और फिजिकल इमोशनल हरासमेंट होता है ना, जो जिसमें कुछ लेडीज़ एक्सपर्ट होती हैं और उसके थ्रू जो आदमियों के साथ इनजस्टिस हो रही है, उनके लिए कोई आयोग नहीं है जहाँ पे उनसे कुछ सुना जाए। उनकी सुनवाई नहीं है कहीं पे भी किसी लीगल सिस्टम पे। उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पुरुष आयोग, मतलब जो पुरुषों के साथ एक तरह से कहेंगे कि दुर्गति हो रही है। हाँ जी बिल्कुल जी, दुर्गति तो हो रही है, बहुत अन्याय हो रहा है उनके साथ में। कोई सुनवाई नहीं है पुरुषों की, सिर्फ महिलाओं की ही सुनवाई है इस देश के अंदर। चाहे महिला विक्टिम हो या वो कोर्ट की कानून की मिसयूज़र हो, बस सुनवाई उसी की होती है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा विक्टिम क्यों ना हो, आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। हम आज यहाँ पर 2 अक्टूबर पर जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और इसीलिए प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि आदमियों को भी उनको न्याय मिल सके। जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, कानूनी अन्याय जो हो रहा है उनके साथ में, वो हमारे देश की सरकार, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इस हमारी आवाज़ को सुने, हमारे प्रोटेस्ट को देखे और हमारे लिए भी सोचे वो कि भाई आखिर पुरुष भी तो एक इंसान है। जिस तरह महिला के साथ में अत्याचार होता है उस तरह पुरुष के साथ भी अत्याचार हो रहा है और आज अत्याचार की हद होती जा रही है। तो हमें न्याय के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हमें न्याय दें, हमें न्याय मिलना चाहिए। 2020 में दिसंबर में शादी किया था और 1-2 साल रही। उसके भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। 5 भाई बहन आके परेशान करते थे और लड़ते थे। हमेशा पैसे का इशू होता है। आज मेरे भाई का जन्मदिन है, होटल जाना है। आज मेरी बहन का जन्मदिन है, गोल्ड की रिंग देनी है, गोल्ड की चैन देनी है। ये सब सुन के ना बेटा हमारा एकदम से परेशान हो गया। कई बार तो वो सुसाइड करने का भी सोचता है, लेकिन हम लोगों ने परिवार के साथ उसका मतलब सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उसको संतावना मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। अब बेटा आपका क्या करता है? बेटा हमारा कॉल सेंटर में जॉब करता है। केस चल रहा है? अभी केस चल रहा है उसका। हाँ, उसकी अभी अप्रैल में 7 अप्रैल को गई थी वो यहाँ से और 22 मई को उसने नोटिस दिया था, भेजा था, थाने में आया था। तो थाने के द्वारा अभी हमको नोटिस मिला है 18 उसको सितंबर को। तो पैसे की डिमांड क्या है? पैसे की डिमांड वो हमसे 50 लाख रुपए मांगे हैं कि हमने दहेज दिया है और दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमने पहले ही बोल दिया था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अच्छी बहू चाहिए जो हमारे घर में मान प्रतिष्ठा रखे, सब परिवार का सहयोग। ये बैनर्स का क्या मतलब, आप ये एक लंबा बैनर है और यहाँ पर सिग्नेचर हम देख पा रहे हैं। ये हम एक सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं जिसके तहत हम लोगों तक और सरकार तक और समाज तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पुरुषों के लिए जो कानून बने हैं वो है ही नहीं, जो महिलाओं के लिए कानून बने हैं अब वो मिसयूज और अब्यूज़ के लेवल पर आ चुके हैं। इस वजह से ये हम एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम था जंतर मंतर का, जैसा आप जानते ही अभी भी प्रोग्राम चल ही रहा है। तो इस बैनर के जरिए हम वो सारे जो लॉज हैं जो हमारे खिलाफ बने हुए हैं, जो ना कि पुरुषों के और ना ही समाज के फेवर में, उसके खिलाफ जागरूकता फैलाना चाहते हैं। जो मेन जो इश्यूज हैं, जी झूठे दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा, जी ये जो मांग है इसको लेकर बहुत से सिग्नेचर हम देख रहे हैं। कितने लोगों के कम से कम सिग्नेचर हो गए? जी यहाँ पे 500 से तो सिग्नेचर हो ही गए होंगे। जी ज़्यादा ही हुए होंगे। डिमांड एक ही है? डिमांड तो एक ही है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक बैनर आप देख पा रहे हैं और ये लंबा बैनर लगातार ये दिखाता हुआ
कि जो हो रहा है वो दरअसल न्याय नहीं है, अन्याय है। मैं इनके ये प्रोग्राम होता है साल 1.5 साल से आता हूँ और मैं मेरे झाझड़िया समाज की तरफ से इनको समर्थन भी दे रखा है। क्या जब महिला आयोग बन सकता है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए? क्यों सरकार 33% आरक्षण महिलाओं को दे सकता है तो कम से कम सारा पुरुष 33% आरक्षण पुरुष आयोग बना देना चाहिए। क्यों कहने का मतलब मेरे सारे लोहारू गांव पड़ता है, आपको लग सकता है कि एंटी शहर है। मैंने देखा है आजकल ये लड़कियां भान बेटी भी ऐसी हो रही हैं, किसी अधिकारी के पास फोटो उतार एक आदमी होता है साथ, लाओ 5 लाख नहीं तो तेरी वीडियो करूंगी, नंगे दिखा देते हैं। फिर वो पैसे के चक्कर के अंदर कईयों की नौकरी और जान भी गई है। 10 साल पहले हमारे ऊपर फेक 498 का मुकदमा हुआ और उसने आज तक कोई भी साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत नहीं किया और हमने सारा अपना सच्चाई जो है स्पष्टीकरण दे दिया। अवैध संबंध का मामला था जिसे ये रूप दे दिया गया जी। और आज तक कोई जांच नहीं कराई गई और केस में आज तक मैं उलझा हूँ जी। आप इस संस्था से कब जुड़े जी? इस संस्था से आप कब जुड़े? ये 3 साल से मैं इसमें जुड़ा हूँ। थोड़ा रिलीफ मिला? हाँ रिलीफ तो मिला। लगता है कि ज़रूरत है एक होने की? जी बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है सर। इसलिए कि देखिए होता ये है कि कोई भी महिला है, मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, किसी के बेटी बहन का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो क्राइम करता है उसको सज़ा होना ज़रूरी है ना। हम क्राइम किए हैं, हमें सज़ा होना ज़रूरी है, लेकिन जब हम क्राइम नहीं किए हैं और हम पे झूठे आरोप मढ़े गए हैं तो जिसने हमें 10 साल फंसा के रखा उसको सज़ा होना ज़रूरी है ना। इसलिए कि ऐसा देखकर कोई ज़रूरी नहीं है किसी के माथे पे ये ठप्पा नहीं लगा होता कि हमारी बेटी सही है, आपकी बेटी सही है, ऐसा किसी के माथे पे ठप्पा नहीं लगा है। लेकिन एक को अगर गलत अगर देखेगा कि ये ऐसा किया और ये सक्सेस है, पैसा लूटने में सक्षम हो गई, तो उसको देखकर अन्य की बेटी बहन को भी ये संदेश मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये दिखा देता हूँ कि नहीं हमने लड़ा, मुकाबला किया और सच का जीत हुआ, तो एक संदेश जाएगा समाज में कि नहीं गलत के साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब गलत को सज़ा मिलना चाहिए, बस यही काम। अरुण जी कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ। अच्छा, आप भी प्रताड़ित हैं? हाँ मैं भी प्रताड़ित हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर, मेरे 2 बहनें और मम्मी पापा भाई के ऊपर झूठे केसेस कर रखे हैं। वो मेरे साथ रहती थी, हम अमेरिका में रहते थे, लेकिन उसको यहाँ पर रहना था, इसकी वजह से कुछ उसका कहीं और उसकी बातचीत हो गई, उसके बाद उसको छोड़ दिया और झूठे केस कर दिए हैं। मैं उसके सामने कितनी विनती करता रहा कि साथ में रह लो, हमारा बच्चा भी है, उसके भविष्य के लिए रह लो, लेकिन वो बिल्कुल रहना नहीं चाहती है और उन्होंने बात करने की जगह झूठे केस कर दिए और अब हर जगह यही बोलती है, झूठ बोल के सारे केसेस डाल के परेशान करने का रखा है। बोला तुम लोगों को जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जबकि हमारी 10 साल की शादी है, कभी कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुई, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, हमेशा खुशी से रहती थी, कभी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब पता नहीं मतलब किस ऐसे लोगों के जाल में आ गई है, वकील या ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके संपर्क में आने की वजह से वो इस तरीके के झूठे केसेस कर दिए उसने। अच्छा, आप अमेरिका में भी रहे, क्या अमेरिका में भी इसी तरह पुरुष प्रताड़ित? अमेरिका में भी होता है ऐसा, लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ जेंडर न्यूट्रल है। वहाँ अगर महिला प्रताड़ित है तो उसके लिए भी उतने ही अधिकार हैं जितने पुरुष के लिए हैं। लेकिन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि महिलाओं के लिए ही ऐसा कानून है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। फिलहाल जी कहाँ से? मैं उत्तराखंड से हूँ, बिल्कुल सेटल दिल्ली में हूँ। अच्छा, आप भी क्या प्रताड़ित? यस यस यस। क्या मामला? वाइफ ने वही कि वाइफ ने क्या स्टेज शो करना शुरू कर दिया जब से कोविड शुरू हुआ ना, तो वही स्टेज शो जाके करना, गाना गाना ऑनलाइन। जैसा तो घर की कंडीशन तो देखिए नहीं, घर बड़े हो रहे बच्चे, घर में दिन में निकल जाना, रात को आना 10-10, 11-11 बजे। घर बच्चे फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे और अपना करियर बना रही हो। आपको क्यों इन्वॉल्व किया? मुझे इन्वॉल्व नहीं, मैं तो था बाहर, आउट ऑफ दिल्ली जॉब करता था। आज मैंने देखा कि अप्रैल से ब्लॉक कर दिया उसने मेरे को। बच्चों से बात की, बच्चों के मार्च में नंबर कम आए, मैंने बात करने की कोशिश की, बोलता तो हॉट आर्ग्यूमेंट हुआ हमारे बीच में, हॉट आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर उसने कुछ हुआ हल्का फुल्का, फिर उन्होंने फ़ोन ब्लॉक कर दिया। नहीं बच्चों से बात करने दे रही नहीं अप्रैल से।
फिर मैं जून में किसी बच्चे से बात की, बच्चे ने बोला कि मम्मी मना करती है बात करने का, वो कर दें। फिर मैं जून में रिजाइन करके आ गया दिल्ली। आते ही उसने 1-2 दिन के बाद पुलिस बुला ली, खुद घर से बाहर चलेगी, पुलिस बुला ली कि बोलते मैं घर में ड्रिंक करा था, और घर में आकर हल्ला करने लगी। मैं पूछा कहाँ गई थी, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, वो अपनी माँ को, उसकी माँ भी बोलती कि वो बताई जाएगी तुम्हें। ऐसा पुलिस बुला लिया, फिर उसको पुलिस में थाने बंद करा दिया एक दिन। उसका फिर उल्टा केस कर दिया उसने, किसने मारधाड़ की है। हालांकि मारधाड़ मेरे साथ की थी, उसके माँ और सब ने मिलकर। मेरी चोट भी थी। मैं अगले फिर थाने में गया तो कॉल आई मेरे पास कि ऐसा आपने कॉल किया था मुझे कि CAW में। मैं केस तो मुझे करना चाहिए था, मैं तो कुछ केस नहीं किया। फिर मैं वहाँ पर कंप्लेंट लिखाई थाने में। फिर मैं थाने से सीधा गया मेडिकल, दीनदयाल गया था। दीनदयाल में वहाँ के दीनदयाल और मना कर दिया कि भैया हम मेडिकल नहीं कर सकते, 24 घंटे ज़्यादा हो गया आपकी चोट को। मुझे बताना चाहिए था किसी भी, बताया नहीं मेरे को उस तरह का। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं वहाँ से कर वापस आ गया। फिर उसके 2 दिन के बाद फिर से बुला लिया पुलिस को। जब वो घर चले गए, छोड़ के चले गए थे, उसका अपने आप ही घर, फिर पुलिस को बुला लिया उसने। ये केस भी उसने CAW में केस डाल दिया है, ठीक है। अभी द्वारका कोर्ट में डाल रखा है, उसमें डाल के मेंटेनेंस मांग रही है वो। और मैं खुद घर से बाहर घूम रहा हूँ। मुझे बोला कि तुम घर में घुसे तो मैं ऐसे केस में फंसाऊंगी तो तिहाड़ जाना पड़ेगा। मतलब बेवजह आप अपने घर से बाहर? नहीं, मेरे को बोला कि बेटी के बोलो बच्चों को अब्यूज़ कर रहा है करके, इसलिए तुम ऐसे केस डाल के मैं फंसा दूँ घर में घुसो मत। प्रॉपर्टी मेरी है, सब कुछ मेरा है, मेरे घर में, मैं अपने घर के अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ। कितनी प्रॉपर्टी होगी? मतलब यहाँ का 1 फ्लोर है मेरा, और हमेशा वो पूरे घर में कब्जा कर रखा है। मेरे सामान में कब्जा, मेरे बैंक लॉकर था उसमें कब्जा कर रखा है। बिकॉज आपने ये कहा कि आप सभ्य तरीके से रहो, जो जैसे दुनिया रहती है वैसे रहो। बच्चों मेन क्या है, अभी बच्चों का करियर है, तुम अपने करियर फोकस करो। जो भी तुमने अभी नया जो सीख रहे हो तुम, या तुम बचपन से गाना गा रहे हो तो मानता हूँ अलग, हाँ तुम्हारा करियर बन सकता है। अभी तुमने जुम्मा 1-2 साल से तुम कर रहे हो ये, तो अब तुम इसमें अपना करियर वो देख रहे हो, तो ये क्योंकि हमें सुना ही नहीं जाता कहीं। थाने में एक बार मेरी वाइफ ने बुलाया, पुलिस थाने में गई, पुलिस वालों ने बुलाया, उसने मेरी पिटाई करवा दी थाने में। पुलिस वालों से नहीं, किसी और से जो लेके आए थे अपने पास। मैंने कंप्लेंट डाली तो मेरी कंप्लेंट पुलिस वालों ने ली ही नहीं, कि नहीं वो तेरी बीवी तो कुछ डाल देंगे, हमने तो उसकी लेनी है, तुम्हारी नहीं लेनी है। तो ये है, मेरी विवाह एक्स्ट्रा अफेयर चलता रहता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, घर पे बुलाती रहती है। बच्चे के ट्यूशन के नाम से एक अपने बॉयफ्रेंड को लेके साल भर से, बॉयफ्रेंड मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने उसको मना कर दिया कि ये नहीं आएगा यहाँ, मेरे घर पे नहीं आएगा। बस तब से रोज़ कलेशबाजी, रोज़ कलेशबाजी, रोज़ कलेशबाजी। लास्ट में चली गई। अगले दिन जाके बोले तेरे साथ नहीं रहना, मैंने कहा ठीक है मत रहे भाई। बच्चे को लेके भी चली गई। और अगले दिन जाके पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट डाल दी। पुलिस वालों ने भी देखा मैटर तो बोला कुछ है नहीं ऐसा मैटर, तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली इसकी। तो फिर उसने ट्विटर पे टैग किया CP को, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली को। तब वहाँ से गया, थाने में गया, फिर थाने वालों ने कंप्लेंट लिखी। फिर उसके बाद फिर वही केस डाल दिया, दहेज का केस डाल दिया। मैं ना, मेरे साथ परिवार रहता था, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं रहता है, मैं और वही रहते थे, और सबके नाम डाल दिए। आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर अगर रोक लगानी चाहिए तो आपके पास कभी नहीं। मैंने कहा यार तुझे करना है घर के बाहर कर ले भाई, मेरे घर पे नहीं लाना है इनको, यही बोला मैंने। क्योंकि वो ये मेरे साथ 2016 से उसने कोई संबंध नहीं रखा, फिजिकली नहीं रही मेरे साथ। तो मैंने कहा भैया देख, घर पे तो रंडी खाना तो नहीं, सॉरी गलत हुआ है, पर मैंने कहा घर पे तो नहीं करने दूंगा मैं, तो बाहर जा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, पर घर पे नहीं करेगी। तो यही हुआ। तो फिर उसके बाद उसको जाना बंद, वो आया मतलब उसका बंद करवा दिया मैंने घर पे। तो उसके बाद कुछ दिन बाद फिर ड्रामेबाजी शुरू, ये है वो है, अपने माँ बाप भाई बहन सबको गाली, मेरे पे शक करता है, ये करता है वो करता है, ऐसे बोलता है ये बोलता है। फिर उसके घर वालों ने बोला यहाँ आ जा, नहीं गई। फिर क्या लगता है, मतलब ये पुरुष आयोग अगर बनता है तो कुछ सुनवाई पुरुष? मुझे तो नहीं लगता, पर कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। मतलब कोई जगह हो हमारे को सुनने के लिए, तो कोई हो। पुलिस नहीं सुनती, जज नहीं सुनता, कोई नहीं सुनते, बात भी नहीं सुनते। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान कानून स्त्री पुरुष के लिए और समान कानूनों के द्वारा स्त्री पुरुषों का संरक्षण। लेकिन यथार्थ में ये आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बेटा जब अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के थाने पर पहुँचता है कि मेरी पत्नी इसे खाना नहीं देती है, दवाई नहीं देती है, मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है, तो थाने वाले उसे धक्के दे करके निकाल देते हैं कि इस बुढ़िया को लेकर के चला जा, तेरी पत्नी आ गई तो पूरे खानदान को बंद कर देंगे। अब वो वहाँ से जाता है
कोर्ट में पहुंचता है तो वहां भी उसको न्याय नहीं मिलता है। महिलाओं के लिए महिला आयोग है, महिला थाना है, सखी सेंटर है, NCW है, सब कुछ है। और महिलाओं के लिए 1.5 डजन से ज़्यादा हेल्पलाइन है। पुरुष के लिए न तो हेल्पलाइन है, न ही उसके लिए कोई आयोग है। अब स्वतंत्रता के 75 साल बाद में भी जो हमारा आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं कर पाए हैं, तो फिर पुरुष तो आत्महत्या करेंगे ही। अगर पुरुष आयोग बन जाता है, पुरुषों के लिए हेल्पलाइन हो जाती है, तो अवसादग्रस्त पुरुष, पीड़ित पुरुष, प्रताड़ित पुरुष कम से कम अपनी पीड़ा प्रताड़ना को बता तो पाएगा, उसको सही दिशा तो मिल पाएगी। आज की तारीख में तो लाखों पुरुष, हजारों पुरुष प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए पुरुष आयोग जरूरी है। साथ में अगर पुरुष आयोग बन जाता है तो एक पथभ्रष्ट लंपट महिला जो बहू या पत्नी के नाम से जानी जाती है, उसके द्वारा अपनी सास पर यानी किसी की माँ पर, अपनी ननद यानी किसी की बहन पर, है ना, अपनी देरानी मतलब किसी की भाभी, अपनी जेठानी किसी की भाभी, ऐसी 7 महिलाओं के खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं, वो 7 संस्कारवान महिलाओं की सुनवाई भी होगी। अभी जब से सोनिया जी 2005 में घरेलू हिंसा लेकर के आई है, तब से ये माना जाता है कि सिर्फ पत्नी और बहू ही स्त्री है। माँ को कभी उन्होंने नहीं माना है, बहन को नहीं माना है, बेटी को नहीं माना है। तो ये कौन सी सोच है भाई? माँ भी तो स्त्री है, बहन भी तो स्त्री है, लेकिन माना ही नहीं जाता। ना थाना मानता है, ना कोर्ट कचहरी मानता है। झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं और आदमी आत्महत्या करता चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पुरुष इंदौर। यहाँ NCM इंडिया के इस बैनर तले मैं अपने समस्त साथियों के साथ में यहाँ पर शिरकत करने के लिए हाजिर हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं। ये एक बैनर इनके हाथ में है, सेक्स इज नॉट रेप, रेप इज नॉट सेक्स। क्या कहना चाहिए सर? अननेसेसरी मैरिटल रेप को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरा मोटिव ये है कि पैसे मिल जाए, सारे केस बंद हो जाएंगे। जब तक पैसे नहीं मिलते 498A, 377, 376 का मिसयूज होता रहेगा। इसलिए पुरुष आयोग की ज़रूरत है हमें कि इन सभी महिलाओं को जो गलत तरह से पैसे वसूलने की कोशिश कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी महिलाएं गलत है, पर जो महिलाएं गलत है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर तमाम आप बैनर देख पा रहे हैं। ये सभी बैनर कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और पुरुषों के उस दर्द को दिखाते हैं। और उसी के कारण देखिए देश के अलग अलग राज्यों से, यहाँ पर झारखंड से, केरल से, और मेरी बात हुई उत्तराखंड से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से, हिमाचल से, ऑलमोस्ट। आप एक बार सभी से मैं पूछूंगा कौन कौन से राज्य से। ठीक है, आप कहाँ से? दिल्ली, मेहरौली। उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, हरियाणा। मध्य प्रदेश, इंदौर से। कहाँ से? झारखंड, दिल्ली। दिल्ली। उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, दिल्ली, कानपुर, कानपुर, गाजियाबाद, यूपी, हिमाचल प्रदेश। देखिए पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर है।